बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365 और तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ये तजदीद अहद वफा का दिन होता है। आज हम अपने मुल्क के साथ वफा के अहद को दोबारा दोहराते हैं। हम याद करते हैं उन कुर्बानियों को जिन कुर्बानियों के सिले में पाकिस्तान का वजूद बना। हम याद करते हैं उन तमाम तर लोगों को जिन्होंने शहादत नोश फरमाई। हम याद करते हैं उन तमाम तर मुश्किलात को जिनको फेस करते हुए पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा है। और ये ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान कर्जों से निजात पाए, पाकिस्तान बेरोज़गारी, महंगाई, मुआशी मुश्किलात से निजात पा सके, पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस अपने आवाम तक पहुँचा सके। और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे। हम मिनहसल कौम बहुत पीछे रह गए हैं। वजह यह है कि हम वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर सके, तब्दील नहीं कर सके और हम आहंग नहीं रह सके बदलते हालात के साथ। ज़रूरत इस अमर की है कि आज 23 मार्च को जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी जंगें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि मजहब के नाम के ऊपर जंगें हो रही हैं, एटम बम का बहाना बनाया जाता है और पीछे मजहबी रसूमात अदा की जा रही होती हैं। हम देखते हैं कि जंग शुरू करने से पहले सबसे पहले छोटी बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाते हैं और 170 बच्चियां जिनकी उम्र 7 से 12-13 साल के दरमियान थी, और फिर कहा जाता है कि ओ अमेरिका ने गलती से निशाना बना दिया। और फिर जो माहिरीन होते हैं बताते हैं कि जो शैतानी खुदा बाल है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है, उस शैतानी खुदा को छोटी बच्चियों की कुर्बानी, उनका खून चाहिए होता है। इसीलिए जंग शुरू करते हुए सबसे पहले अमेरिका ने उस स्कूल पे हमला किया। ये बहुत सारे लोगों की राय है कि इसी वजह से स्कूल पे हमला किया। तो दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, खतरनाक हो रही है। हमें भी तब्दील होना है, अपने मफादात को मद्देनजर रखना है कि हम किस तरह तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में किस तरह हम लोगों को बेहतर सहूलियात देंगे, किस तरह हम 2,62,00,000 बच्चों को स्कूल में वापस लेकर आएंगे, किस तरह उन 40% बच्चों को जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता उन्हें साफ पानी फराम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज में करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर दिफाई तज्जियाकार, किसी तारुफ नहीं है, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया सालिक साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। सालिक साहब, आज यौम पाकिस्तान है और आज हमारी डिस्कशन टोटल इस बात के ऊपर होगी, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, किस तरह पाकिस्तान को डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में लेकर आए, तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में लेकर आए, किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को दूर करें। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल सिनारियो। किस तरह आपकी नज़र में हमें अपने डेमोक्रेटिक निज़ाम को मिच्योर करना है, अपने पॉलिटिशियंस में बुर्दबारी लेकर आनी है। मेरी तो ये भी ख्वाहिश है कि जिस तरह ईरान के लीडरान में शहादत का जज्बा है, उस तरह हमारे पाकिस्तान के लीडरान में भी शहादत का जज्बा हो, मुल्क को कौम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। पर सैडली हमारे लीडरान तो प्रोटोकॉल से ही नहीं निकल पाते हैं। समरेज सालिक साहब, योर ओपिनियन ऑन इट सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं भी अपने व्यूअर्स को पाकिस्तान डे की मुबारक देना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे 77 साल की जो नेशनल लाइफ है उसमें हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन कुछ लिहाज से तो हम फख्र भी महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल हालात में बना था और हमने ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि थ्राइव भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान को डिफाइन किया जाता है 2 की वर्ड से, टर्बुलेंस एंड रेजिलियंस। कि टर्बुलेंस भी हमारी ख़त्म नहीं हुई, हर दूसरे दिन हम तारीख के चौराहे पे खड़े होते हैं, और लेकिन ये कि हर चैलेंज से हम ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड और कॉन्फिडेंट निकलते हैं। मैं ये बहुत ब्रीफली कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हम इसके ऐसे खत्ते में मौजूद हैं जो कि लड़ाइयों में घिरा हुआ है, और साउथ एशिया जिसका हम हिस्सा है वो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ पे, 500 मिलियन पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ पे हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी 70 साल ज़िंदगी में से आधा टाइम जंगें देखी हैं, अपनी जंगें या पराई जंगें। तो क्यूमुलेटिवली जब मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान, जैसे आपने जिक्र किया, उस जगह पे नहीं खड़ा जिस जगह पे उसे होना चाहिए था। हमारी जो बैरूनी जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए तो हमारी ताकत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उभर के सामने आई है, पर्टिकुलरली मई 25 में। लेकिन जो हमारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं वो हम उसी तरीके से कमज़ोर चले आ रहे हैं। किसी स्कॉलर ने बड़ा खूबसूरत डिफाइन किया था कि पाकिस्तान एक कोकोनट की तरह है, बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट, और हमारे दुश्मन हमेशा उन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे नज़दीक आज का जो पाकिस्तान है उसके सामने 4 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ इंडिया,
जिसको हमने धूल चटाई 2025 में, और वो एड़ियों पे खड़ा है इस इंतजार में कि उसे मौका मिले कि वो अपनी ऑनर को रिडीम कर सके। दूसरी तरफ ईरान, जिसके ऊपर चढ़ाई की हुई है एक सुपर पावर ने। तीसरी तरफ अफगानिस्तान, जिससे हम खुद उलझे हुए हैं। और चौथी तरफ मैं कहूँगा हमारा इंटरनल फ्रंट, हर तरह की इंस्टेबिलिटी, डिसहार्मनी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिसहार्मनी बिटवीन द प्रोविंसेस, हर तरह के इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। ये कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इंटरनल फ्रंट है उसमें बहुत कुछ हमारे हाथ में है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने हाउस को और ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए, जैसे ईरान ने किया है, जो आपने देखा है, जरूरी है कि हम इन 4 में से कम 2 को तो कम करने की कोशिश करें, 1 को ही कम कर लें, 4 से 3 की फिगर पे ले आए, फिर कोशिश करें कि 3 से 2 पे चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी होगी इन चैलेंजेस को निपटने के लिए। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान का माजी में रहा है वो है विजनरी लीडरशिप। और 2 दफा हमने, मैं कहूँगा कि हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए मर्सेंटरीज का रोल प्ले किया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर माजी में हमने डर्टी वर्क किया तो 21वीं सदी में हम डर्टी वर्क ना करें। सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ब्रीफली कहना चाहूंगा कि ये जो इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया रहा है, इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इसमें लड़ाइयाँ रही हैं और सारे बैकवर्ड रहे हैं, 500 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। आगे इमर्ज हो रहा है चाइना सेंट्रिक साउथ एशिया। तो पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में देखना चाहिए, अपने आप को उस डायरेक्शन में ओरिएंटेट करना चाहिए, ताकि हम जो है इस सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के मुज़बरात हासिल कर सके और हमारी आवाम को फ़ायदा हो। फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है, प्रोवाइडेड हम अपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और अपने मामलात को सीधा करने की और अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की कोशिश करें। बहुत आपने अच्छे तरीके से हमें समझाया जनरल साहब। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इकोनॉमी। दुनिया में इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। हमने देखा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप किस तरह दुनिया को प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर टैक्स लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, उसको टैरिफ वॉर भी कहा जा रहा था। और हमने जवानी में जॉन पर्किंस वाली किताब पढ़ ली थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जिसमें वो बताते हैं कि अब हमें जंगे करने की जरूरत नहीं है, हमें जिस मुल्क को तबाह करना होता है उसकी मईशत को इतना तबाह कर दो कि वो खुद घुटनों पे आ जाए, लड़ने के लायक ही नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान भी इकोनॉमिक हिटमैन्स का शिकार हुआ है, इकोनॉमिक वॉरफेयर का शिकार हुआ है, माशी हालात आपके सामने है। डू यू एग्री जनरल साहब? एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। देखिए, इशू ये रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि एवरी नाउ एंड देन इट कम्स इन द मिडल ऑफ द राइवल ऑफ ग्रेट पावर्स, राइवलरी जो चल रही होती है। एक वो टाइम था पाकिस्तान बनने से पहले, ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन के दरमियान में, हम मिडल में। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका और सोवियत एम्पायर, हम मिडल में। और उसके बाद फोर्सेस ऑफ ऑर्डर और फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर की जो लड़ाई थी उसके भी हम मिडल में। हमने इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगता है। वाइल हम इनको एडवांटेजेस, एक आध एडवांटेज भी हमें हुई है, लेकिन ऑन द होल अगर मैं कहूँ कि हमारी जो अलायंस विद द वेस्ट थी, जो पिछले 77 साल चली है, अगर मैं उसका डिस्पैशनेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ तो मेरे नज़दीक हमने नुकसान ज़्यादा उठाए हैं और फ़ायदे कम उठाए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी लाई है CPEC की। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि 2019 में जब मैंने अपनी बुक लिखी फाइटिंग शैडोज, तो मैंने प्राउडली उसमें मेंशन किया कि 3 कन्वर्जेंसेस बहुत खूबसूरत हुई हैं पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर के लिए। नंबर 1, हमने वॉर ऑन टेरर पे काबू पा लिया, मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, CPEC केम ऑन द होराइजन, जो कि लड़ाई से हट के हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे जा सकते हैं। और नंबर 3, वी वर ट्रांजिशन कर रहे थे रिलेटिवली बेटर डेमोक्रेसी की तरफ, बेहतर इंटरनल स्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हालात ऐसे बने हैं कि इन तीनों पर रिवर्स गेयर लग चुका है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने PhD की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ CPEC पे, मैंने जो आइडेंटिफाई की थी थ्रेट्स टू CPEC, ऑल 4 आर इन प्ले राइट नाउ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो हमें लड़ाइयों को ख़त्म करना होगा।